नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मुकेश है और आप बिहार तंत्र देख रहे हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन है, तो 8वीं का आप सबको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। और माँ दुर्गा से मैं एक ही प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश के जितने भी पद पर बैठे हुए प्रतिष्ठित लोग हैं, इनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि पद ऐसा चीज़ है ना कि जब भी पैसा और पद जब किसी इंसान के पास आता है, तो सबसे पहले एक और चीज़ है उसके अंदर आता है और वो है अहंकार। मैं चर्चा करूंगा अंकिता भंडारी हत्याकांड जो उत्तराखंड में हुआ है। शुरुआत से लेके मैं बिल्कुल अंत तक कवर करूंगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अंकिता भंडारी कौन थी, कैसे रिसोर्ट तक पहुंची, रिसोर्ट का ऑनर कौन था, क्यों अंकिता भंडारी को मारा, अंकिता भंडारी का गुनाह क्या था, हर एक सवाल पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब अंकिता भंडारी एक 12वीं पास लड़की थी, जो उत्तराखंड के श्रीकोट गांव, एक छोटा सा एक विलेज है उत्तराखंड में, श्रीकोट विलेज के रहने वाली लड़की थी। 12th क्लास तक पढ़ाई की थी और उसका सपना था कि आगे चल के वो होटल मैनेजमेंट करे। लेकिन कोरोना काल में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली थे उनकी कमर टूट गई थी और जो भी छोटा मोटा पिता का बिजनेस था, कमाई होता था, वो सारे बंद हो चुके थे। अंकिता भंडारी पिता को सपोर्ट करने के लिए 12th पास करने के बाद कोरोना काल में 2 साल पहले तो बैठ जाती है। 2020 और 21 जो कोविड काल रहा उसमें वो अपने पढ़ाई होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाई, जो करने का उसका सपना था। तो जॉब के तलाश में अपने घर से, अपने गांव से बाहर जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में एक जंगल है, हरिद्वार ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर, जो हाईवे से बहुत अलग हट के जंगल में एक रिसोर्ट था। और रिसोर्ट में अंकिता भंडारी को जॉब के लिए रखा गया था और रिसेप्शनिस्ट के तौर पर रखा गया था। 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी था। वो रिसोर्ट के ऑनर उत्तराखंड के एक राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या थे। और विनोद आर्या के छोटे बेटे पुलकित आर्या जो रिसोर्ट को चला रहा था। 18 अगस्त को अंकिता को वहाँ रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिलता है। जॉब शुरुआत करती है। 1 महीना लगभग हो गया था उसको जॉब करते हुए। 1 महीने के बाद जब अंकिता भंडारी 1 महीने जॉब कंप्लीट कर ली, तो 18 सितंबर को, इस बीच में रिसोर्ट के ओनर जो पुलकित आर्या थे, विनोद आर्या के छोटे बेटे, उससे थोड़ा सा बहस हो जाता है। अब बहस क्यों होता है इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, वो रिसोर्ट पहले तो सिटी से बहुत हटके था, जंगल में था, और रिसोर्ट को बहुत खर्चा से बनाया गया था और ये सोच के बनाया गया था कि ये रिसोर्ट एक अच्छा, उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट आएंगे और बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो रिसोर्ट को अच्छा ना चलने के वजह कहिए या जो भी कहिए, रिसोर्ट में मंदी था। और मंदी के दौर में ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं, जो पुराना धंधा होता है ना, तो उसको अपना लेते हैं, जिस्म फरोशी का। 1 महीने अंकिता भंडारी का हो गया था और 8 से 10 हज़ार के सैलरी में अब रिसोर्ट के ओनर चाहते थे कि अंकिता भंडारी जितने भी गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट को रूम में जाए और उनको खुश करे, ताकि गेस्ट जो है वो बार बार आएँ। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है जब कोई बिजनेस खोलता है इस तरह का। और जंगल में, चूँकि वो सिटी से कनेक्टेड नहीं था, हाईवे से कनेक्टेड नहीं था, दूर था, 8 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ ऐसे कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं जाता था, ऐसे कोई ठहरने नहीं जाता था, कोई टूरिस्ट नहीं जाता था, और ख़ासतौर पर फैमिली वाले तो बिल्कुल नहीं जाते थे। तो इन लोगों ने एक अच्छा सा ट्रिक ढूंढा कि वहाँ जिस्म फरोशी किया जाए और जिस्म फरोशी के जरिए पैसा कमाया जाए। अंकिता भंडारी बहुत कम एज की थी, 18-19 साल की, जो होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाई, तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब कर रही थी। 8 से 10 हज़ार रुपये मिल रहा था। रिसोर्ट ऑनर को लगा था कि लड़की आसानी से मान जाएगी, कुछ वैसा विरोध नहीं करेगी। लेकिन अंकिता भंडारी वैसा करने से मना कर देती है, वो गेस्ट रूम में जाने से मना कर देती है। 8 से 10 हज़ार में इस तरह का वो धंधा नहीं करना चाहती है। अब इसी को लेके जो है ऑनर से बहस होता है, जो 2-4 दिन पहले बहस हुआ था।
ऑनर अब ऐसा सोचता है कि इसको मनाने के लिए ऑनर और मैनेजर और 2-3 लोग और जाते हैं लड़की को लेकर ऋषिकेश घुमाने। वहाँ भी जाके ऑनर से बहस होता है और बहस इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो लोग वहीं पर लड़की को धक्का दे देते हैं नहर में। लड़की नहर में गिर जाती है और ये लोग देखते भी नहीं हैं पीछे मुड़ के कि वो जिंदा है या मर गई, और वहाँ से अपने होटल पर लौट जाते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और ऐसा था जो अंकिता सबूत छोड़ के गई थी। 18 अगस्त को ज्वाइन की थी, 1 महीने हुआ था। 18 सितंबर को अंकिता का डेथ हुआ था जब उसको नहर में फेंका गया था। 18 सितंबर से पहले वो अपना एक दोस्त से बातचीत कर रही थी और बातचीत में, व्हाट्सएप चैट में और बातचीत में वो सारे खुलासा कर दी थी। अपने जॉब के बारे में सब कुछ बताई थी, रो रो के बता रही थी कि मैं जहाँ जॉब स्टार्ट की हूँ वहाँ इस तरह का होता है, यहाँ मुझे लोग धंधे पर लगाना चाहते हैं, 8 से 10 हज़ार में मुझे गेस्ट रूम में भेजना चाहते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी। और ये सारी जो बातें थी अपना दोस्त को बताई थी, अपने घर पर नहीं बताई थी अंकिता। अब जब 18 सितंबर को ये घटना होता है तो पुलकित आर्या से यहाँ पर एक दिमाग लगाता है कि आने के बाद पुलिस में जाके कंप्लेन दे देता है कि उसके रिसेप्शनिस्ट जो वहीं पर रहती थी, उसी रिसोर्ट्स के ही एक रूम में रहती थी, कि वो गायब है, नहीं है। पुलिस कंप्लेन लिख लेती है, पुलिस कार्रवाई करती है। अब पुलकित आर्या अंकिता कंडारी के घर पर भी खबर भेज देता है कि आपकी लड़की यहाँ नहीं है, गायब है, आप लोग आके देखिए। क्योंकि उसको लग रहा था कि ये तो जहाँ धक्का दिए हैं वहाँ से बह के बहुत दूर चल जाएगा और लाश तो मिलेगा नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। अंकिता के मम्मी और पापा को जब पता चलता है तो वो लोग श्रीकोट गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर ऋषिकेश पड़ता है, 100-150 किलोमीटर दूर लगभग, तो वो लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले उसके दोस्त को, चूँकि वो सब कुछ मैसेज करके बता चुकी थी, फ़ोन पर सब कुछ बता चुकी थी, तो जो दोस्त थी वो फ़ोन करके मम्मी पापा को बताई कि मुझे अंकिता का कॉल आया था और व्हाट्सएप पर चैट भी है कि आप लोग को मैं भेज रही हूँ, देखिए। वो ऐसे ऐसे बता रही थी कि ये होटल वाले उससे इस तरह का धंधा करवाना चाहते हैं और गलत काम करवाना चाहते हैं। मम्मी पापा को तो अब पूरी जो संदेह था वो हकीकत में बदल जाता है कि यानी कि मारने में जो है पुलकित आर्या का ही हाथ है। ये लोग आते हैं 19 को, 18 को जब पता चला तो 19 को ये लोग पहुंचते हैं और आके पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, पुलिस कंप्लेन लिखने से मना कर देती है। अब अंकिता के मम्मी पापा चाहते हैं कि नामजद पुलकित आर्या के नाम से एफआईआर करें, लेकिन पुलकित आर्या के नाम से एफआईआर लेने से पुलिस मना कर देती है, क्योंकि वो एक राज्य मंत्री का लड़का था, पूर्व राज्य मंत्री का लड़का था। उसके सामने ही पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या आते हैं थाना में और उनको बहुत इज्जत दिया जाता है, उनको स्पेशल चाय बना के मंगाया जाता है। और वहीं जिसकी लड़की लापता है और उसके मम्मी पापा खड़ा हैं, उनका रिपोर्ट तक नहीं लिखा जाता है। ये सारी घटनाएं होती है। अब धीरे धीरे ये लोग जो है वहाँ से बिना एफआईआर दर्ज किए लौट जाते हैं और सीधा डीएम के पास चले जाते हैं। जब डीएम के पास जाते हैं और डीएम को जब सब कुछ ये बात बताते हैं, व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग जो दोस्त से बात हुई थी वो सुनाते हैं, तो डीएम साहब को लगता है कि इसमें कुछ तो मामला संदिग्ध है। डीएम आदेश देते हैं और डीएम के आदेश के बाद फिर ये लोग जाते हैं। 21 तारीख को फाइनली एफआईआर लिखा जाता है, 22 को लिखा जाता है एफआईआर, 22 सितंबर को। लेकिन कार्रवाई 22 सितंबर को एफआईआर लिखने के बाद भी नहीं होता है। अब धीरे धीरे मामला जो था वो तेज हो गया, मीडिया में आने लगा, खबर चलने लगा सभी जगह पर। 23 को जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया डीएम और टीआईजी की तरफ से, तो 23 को पुलकित आर्या को और 2 और रिसोर्ट्स के मैनेजर और एक और स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पूछताछ होने लगा। इस पूछताछ में जब शुरुआत में तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब पूछताछ बहुत ज़्यादा गहराई से जब होने लगा और अच्छे से जब जांच होने लगा, तो ये तीनों एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ, हम लोगों ने ऐसा किया है, धक्का
दिया है। तो एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया। अब देखिए एक्सेप्ट करने के बाद वो धीरे धीरे तो पूरी तरह से मीडिया में फैल गया, चर्चा होने लगा और इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब देखिए ये तो पूरा मामला था कि किस तरह से एक लड़की, गांव की लड़की जो 12th पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट करने का सपना देखती है, शहर में आती है, एक रिसोर्ट्स में 8 से 10 हज़ार का नौकरी लेती है और 8 से 10 हज़ार में होटल का मालिक चाहता है कि वो लड़की सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का जॉब ना करे, क्योंकि वो होटल का बहुत अच्छा स्थिति नहीं था, चलता नहीं था। तो होटल का मालिक चाहता है कि वो गेस्ट को जाके रात को खुश करे, गेस्ट रूम में जाए, उनके साथ रात बिताए। तो देखिए किस तरह से एक मिडिल क्लास जो है ना, हम लोग जिस नेता को वोट देते हैं और हम लोग ये सोच के वोट देते हैं कि वो नेता आगे चल के हम लोगों का सेवा करेगा, लेकिन वही नेता जब जीत जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उस नेता के खिलाफ हमारे थाना में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से उस नेता के परिवार के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज तक नहीं करती है। मतलब कब तक ये जो है लोकतंत्र के नाम पर इस तरह से लोकतंत्र का हत्या होते रहेगा? ये सवाल करना, और ये सवाल बिल्कुल बनता है। अब चूंकि अंकिता भंडारी तो रही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, लोग मांग कर रहे हैं कि पुलकित आर्या का फांसी से कम का सज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद सभी लोग शांत पड़ जाएंगे। जैसे आप लोग दुमका में देखें, दुमका में हुआ, देश के और भी अलग अलग कोने में हम लोग देखते हैं। तो ये मामला जो है वो भी धीरे धीरे, जैसे ही मीडिया वाले चलाना बंद करेंगे, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 2-4-10 साल का सज़ा होगा और उसके बाद फिर वापस लौट जाएगा अपना घर। मिडिल क्लास सबसे बड़ा जो समस्या है ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं पूरा कवर करने के बाद कुछ मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ कि आज मिडिल क्लास जो है ना, वो किस तरह से, न गरीब परेशान है और न अमीर परेशान है। गरीब इसलिए नहीं परेशान है क्योंकि वो अपना समझ चुका है कि मेरा जीवन जो है वो रोड से एक झोपड़ी से शुरू होता है और इसी झोपड़ी में कमा खा के, मांग खा के बिता देना है और यहीं से निकल जाना है। अमीर को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी इस मिडिल क्लास को है, क्योंकि मिडिल क्लास को समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल में मिडिल क्लास का एक दायरा क्या है। महीने का जो 20 लाख रुपए कमा रहा है, 25 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, ये भी मिडिल क्लास है। और महीने का जो 10,000 से ज़्यादा कमा रहा है, 10,000 से ऊपर जो कमा रहा है, वो भी मिडिल क्लास है। अब आप लोग बताइए कि जो 10,000 से ऊपर, मैंने 15,000, 20,000 जो महीने का कमा रहा है वो, और जो 15 लाख, 20 लाख महीने कमा रहा है, ये दोनों मिडिल क्लास हैं। तो क्या मिडिल क्लास एक्चुअल में कौन है? हकीकत में ये होना चाहिए ना कि जो गरीबी रेखा सबसे ज़्यादा आज के डेट में परेशान है, तो ना अमीर परेशान है, ना गरीब परेशान है, और ना ही मिडिल क्लास परेशान है। मिडिल क्लास भी परेशान नहीं है। ये जो गरीबी रेखा से ऊपर और मिडिल क्लास से नीचे का जो एक बना हुआ जो एक है ना क्लास, ये क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। जो क्लास अंकिता भंडारी थी, जो क्लास अंकिता सिंह जो दुमका वाली थी, जो क्लास में हम लोग जैसे लोग आते हैं, ये क्लास सबसे ज़्यादा परेशान है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में ना, अगर गरीब को एक्चुअल में अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, अगर वो किसी परेशानी से जूझ रहा है और कोई एक अगर सोशल मीडिया के जरिए अगर आवाज़ उठा दिया, तो 50 लोग उसको सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन आप उसके बारे में एक बार सोचिए, जो मिडिल क्लास के नाम पर जी रहा है, वो ना तो अपने आप, वो ना तो भीख मांग सकता है, ना वो किसी से मदद मांग सकता है, और ना इतना महंगाई के दौर में वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सकता है। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो यही जो मिडिल क्लास से नीचे और जो गरीबी रेखा से ऊपर वाला जो क्लास है। अगर गलती से कोई हेल्प मांग लिया और अगर कोई एक हेल्प के लिए अगर आगे आया सोशल मीडिया पर, अगर उसके लिए आवाज़ उठा दिया, तो 10 लोग अगर सपोर्ट में खड़ा होंगे ना, तो 50 लोग टांग खींचने वाले हो जाएंगे कि इसके पास अपना घर है, ये 15,000 महीने के कमाता है, इसको सपोर्ट की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं।
और यही सब जो कारण है ना कि हमारे घर में आज जो हम लोगों की फैमिली में जो लड़कियां हैं जो 12th पास करने के बाद 10th पास करने के बाद ये एक सोशल मीडिया पर इतना चल गया तो बहुत लोग जान गए। हज़ारों लड़कियां हैं जो 10th 12th पास करने के बाद होटल में, रेस्टोरेंट में, कॉल सेंटर में जॉब करने जाते हैं और उनके साथ इस तरह का घटना होता है और कोई कानों कान जान भी नहीं पाता है, किसी को खबर भी नहीं लग पाता है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अंकिता भंडारी भी अगर 2 दिन 4 दिन पहले अगर अपने दोस्त को व्हाट्सएप चैट और कॉल पर अगर नहीं बताई होती तो किसी को कानों कान पता भी नहीं चलता। ये ऐसे ही डेथ के बाद बह के लाश कहीं चला जाता और किसी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ था, कहाँ लापता हुई, कौन लापता किया, कौन मारा। ज़रूरत है तो इस तरह की चीज़ों को समझिए और सही आदमी को, अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं, किसी को अगर अपना सर्विस के लिए अगर चुन रहे हैं ना, सेवक चुन रहे हैं, तो सेवक से सवाल करना सीखिए। जब तक आम आदमी अपना पावर को नहीं समझेगा, अपनी ताकत को नहीं समझेगा, तब तक इसी तरह से नेता और मंत्री लूटते रहेंगे। हम इतना लाचार हैं कि हम अगर हमारे साथ एक तो गलत हुआ है और हम थाना में जाएंगे तो प्रशासन भी हमारा नहीं सुनेगा, हम लोग का FIR भी नहीं नोट करेगा। तो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अपनी ताकत को समझिए और जब तक अपनी ताकत को हम और आप नहीं समझिएगा तब तक ऐसे ही हम लोगों को शोषण नेता और मंत्री के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और हम लोग शोषण होते रहेंगे। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, अपना कमेंट में ज़रूर हमको सुझाव दीजिएगा। जय हिंद।